नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे आरटीआई की, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार। देखिए, इस पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं शॉर्टकट में, लेकिन उसमें पूरी जानकारी नहीं है। उसमें केवल इतना हम बताए हैं कि आप कैसे आरटीआई लगाएंगे, कैसे जवाब आता है और जवाब नहीं आया तो आपको क्या करना है। लेकिन इतने में काम नहीं चलेगा। जिस तरह से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं उससे लगता है कि इसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए। तो आरटीआई के बारे में आपको पूरी जानकारी जब हो जाएगी तभी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, अन्यथा डरे हुए रहेंगे और इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, जब आप कहीं एप्लीकेशन देंगे 30 दिन के भीतर जवाब ही नहीं आएगा, फिर दोबारा देंगे फिर जवाब नहीं आएगा तो हार मान जाएंगे, है ना। फिर आगे कुछ करेंगे ही नहीं। जबकि जवाब न आने के बाद बहुत बड़ा अधिकार है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं, और जो अधिकारी जवाब नहीं दिया है उसके विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है, तो जो थंबनेल में आप लोगों ने देखा कि प्रधान आपका पैर पकड़ के गिड़गिड़ाएगा, ये तो प्रधान बहुत मामूली चीज है। सांसद विधायक तक आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं यदि आरटीआई के प्रयोग को आप सही से जानते हैं तब। तो देखिए, इस आरटीआई के बारे में हम आपको 3 भाग में बताएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कुछ नहीं बताया जा सकता, विस्तार से आपको बताएंगे। तो पहले भाग में, यानी कि आज हम आपको बताएंगे कि आरटीआई क्या है, इसकी जरूरत भारत में क्यों पड़ी, इसके पहले विश्व स्तर पर किस तरह से थी, भारत में इसका विकास कैसे हुआ और कब से ये शुरू हुई। तो इसका एक इतिहास, इसका उद्देश्य, इसका जन्म, इसके बारे में आज हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि आरटीआई का प्रोसेस क्या है, कैसे एप्लीकेशन दिया जाता है, कैसे प्रथम अपील की जाती है, कैसे सेकेंड अपील की जाती है। तो आप लोग धीरज रख करके बिना स्किप किए आप आराम से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। क्योंकि देखिए, जब तक आपको सही से जानकारी नहीं होगी ना, तब तक आप डरते हुए रहेंगे। आपको लगेगा कि इससे कुछ होगा नहीं, लेकिन वास्तव में असिला आंदोलन जो है वो आरटीआई से ही हो सकता है। बहुत बड़ी चीज है। आरटीआई जो है वो 3 शब्दों से मिलकर के बना है, जैसा कि आप जानते हैं। आर का मतलब होता है राइट, राइट माने होता है अधिकार, टू इंफॉर्मेशन मतलब हिंदी में बोले तो सूचना का अधिकार। राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना का अधिकार। सूचना का मतलब एक तरह से जानने का अधिकार, मतलब जो कुछ हो रहा है हम उसको जान सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार। अब अगर हम इसकी परिभाषा में जाएंगे कि सूचना का जो अधिकार है इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, यानी कि क्या है, तो जो आरटीआई है, सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार का मतलब होता है जो कानून बना करके दिया गया है, और एक होता है संवैधानिक अधिकार जो संविधान से ही मिला हुआ है। देखिए, जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय आरटीआई का जिक्र नहीं हुआ था। उस समय के संविधान निर्माताओं को यह आइडिया नहीं था कि आरटीआई भी जैसी कोई चीज भविष्य में हो सकती है। ठीक है, तो संविधान में इसका वर्णन है नहीं। तो बाद में ये संसद से बिल पारित करा करके एक्ट बनाया गया 2005 में, इसीलिए ये संवैधानिक अधिकार न होकर के कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। किसी किसी देश में संवैधानिक अधिकार भी है, मौलिक अधिकार भी है, लेकिन अपने यहाँ विधिक अधिकार है। अब ये जो विधिक अधिकार है, तो अधिकार के क्षेत्र में 3 चीजें आती हैं। अधिकार का मतलब कि ये अधिकार किस पर है, तो ये अधिकार जो है भारत सरकार के किसी भी कर्मचारी, अधिकारी, यानी कि जो लोक प्राधिकारी हैं। लोक प्राधिकारी का मतलब जैसे केंद्र सरकार की कोई संस्था, राज्य सरकार की कोई संस्था, इसके अंतर्गत एनजीओ भी हैं जो सरकारी मदद प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए राज्य सरकार की पुलिस विभाग है ना, तो आपको पुलिस विभाग से कोई भी सूचना प्राप्त करनी है तो राज्य सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। केंद्र सरकार का मतलब जैसे आपको नागरिकता से जुड़े कोई भी मामले जानने हैं, तो यानी केंद्र का मैटर, तो केंद्र सरकार के बारे में भी, राज्य सरकार के बारे में भी, और जो प्राइवेट संस्थाएं भी हैं लेकिन उनको सरकारी मदद मिलती है, जैसे कोई विद्यालय हो सकता है जिसको सरकारी मदद मिल रही है, तो इस तरह की संस्थाओं को भी अधिकार दिया गया है। उनका कर्तव्य है कि वो सूचनाएं दें अपने बारे में, वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य है, इसका क्या परिणाम हुआ, जो भी योजना है इस पर कितनी लागत आई है, इस
लागत को कैसे फिर इसका इस्तेमाल किया गया है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, इसका पूरा रिकॉर्ड रखें और कोई भी भारत का नागरिक मांगे तो उसको वो दें। तो अधिकार केंद्र सरकार की संस्थाओं से लेने का है, राज्य सरकार की संस्थाओं से लेने का है और एनजीओ से है, और कुछ अपवाद के रूप में बिल्कुल जो प्राइवेट सेक्टर के हैं वहां भी उनसे भी लिया जा सकता है। अब ये सूचना मांगने का अधिकार किसको है? तो ये सूचना मांगने का जो अधिकार है वो केवल भारतीय नागरिकों को है। भारतीय नागरिक यानी कि नागरिक, कोई विदेशी व्यक्ति यहां आकर के भारत सरकार से सूचना नहीं मांग सकता। मांग सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको बताया जाए, लेकिन कोई भारतीय सूचना मांगेगा तो कुछ अपवाद को छोड़ करके उसको बताना जरूरी होगा। वो अपवाद क्या क्या है? कुछ सूचनाएं आप नहीं प्राप्त कर सकते, वो अपवाद के रूप में है, उसकी चर्चा हम आगे बहुत विस्तार में करेंगे। तो देखिए, हमारा जो संविधान है उसका जो मौलिक अधिकार है उन मौलिक अधिकारों में एक अनुच्छेद है 15, एक है 16, एक 19, 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 जो अधिकार हैं 5 अनुच्छेदों के माध्यम से ये केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। इसके अलावा बाकी जो मौलिक अधिकार हैं 14 है, 17 है, 20 है, 21 है, 24 है, 25 है, ये सभी के लिए है। सभी का मतलब कि जैसे कोई विदेशी भी यहाँ आके घूमने आया है या रहने आया है या कोई भारतीय भी है तो दोनों को यानी सबको वो अधिकार है, लेकिन ये 5 अधिकार केवल भारतीयों को है। इनमें क्या लिखा गया है कभी हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ये जो विधिक अधिकार है ये केवल भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। यानी कोई भी भारतीय नागरिक बिना कारण बताए किसी भी सरकारी संस्था से लगभग सभी सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है। अब प्रश्न उठता है कि आरटीआई की जरूरत भारत में क्यों पड़ी? क्यों आरटीआई की जरूरत भारत में क्यों पड़ी? देखो, पहली बात तो यह है कि विश्व स्तर पर इसकी शुरुआत हो चुकी थी। विश्व स्तर पर शुरुआत हो चुकी थी। अब जाहिर सी बात है कि अगर दुनिया में कुछ हो रहा है तो अगर अच्छी चीज है तो उसकी नकल तो करना जरूरी है। जैसे अमेरिका जो भी करेगा, इंग्लैंड जो भी करेगा, सामान्यतः यह माना जाता है कि अच्छा होता है क्योंकि वो लोग विकसित देश हैं, सभ्य देश हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम पर भी उनका प्रभाव पड़ेगा। तो विश्व स्तर पर इसकी शुरुआत हो चुकी थी। जैसे पुर्तगाल में, स्वीडन में, अमेरिका में, इंग्लैंड में बहुत जगह ये शुरू हो चुका था। तो भारत पर भी दबाव था कि आरटीआई जैसा कोई चीज भारत में भी लाया जाए। और आप जानते हैं कि व्यक्ति जब तक, आप अपने लोकल में भी देख लीजिए कि व्यक्ति जब तक अपने घर में है, अपने ही गांव में है, बहुत ज़्यादा नहीं आगे बढ़ा हुआ है, नहीं जानता है, उसको जानकारी नहीं है, तो उसको लगता है कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, किसी दूसरी चीज़ को देखता है, तो अगर कुछ उसको अलग दिखता है और अच्छा दिखता है तब उसको लगता है कि नहीं, हमारे यहाँ ये भी होना चाहिए। लेकिन जब तक वो देखा नहीं तब तक तो उसका ही ठीक है, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो कुल मिला के जब विश्व स्तर पर इसकी शुरुआत हो गई तो भारत में भी ये दबाव बना कि भारत में भी आरटीआई की शुरुआत होनी चाहिए। अब विश्व स्तर में कहाँ शुरुआत हुई, कैसे, कौन कौन जगह, हम आपको बताएंगे, अभी कुछ देर में आगे आएगा। अब इसके अलावा एक दूसरी आवश्यकता है गुड गवर्नेंस। देखो, अच्छा शासन मतलब अच्छा शासन। अच्छा शासन के 4 आधार बताए गए हैं कि गुड गवर्नेंस कब होगा, अच्छा शासन किसी देश का कब चलेगा, जब उस देश में ये 4 चीजें हों। ये 4 चीजें ही मिलकर गुड गवर्नेंस को बनाती हैं और भारत सरकार का मूल उद्देश्य है कि हमारे यहाँ गुड गवर्नेंस हो। तो एक तो होनी चाहिए शासन में पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता का मतलब कुछ भी छिपा करके न किया जाए, जो भी हो वाइट हो, एकदम सबके सामने उसको उजागर किया जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि ये अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। उदाहरण के लिए कोई पुलिस किसी को पकड़ के ले गई, अब वो थाने के अंदर या जेल के अंदर उसके साथ क्या कर रही है, ये जानने का अधिकार उसके घर वालों को होना चाहिए, सबको होना चाहिए, है ना। तो पारदर्शिता होनी चाहिए। इसके अलावा जवाबदेही होनी चाहिए। जो काम जिसको मिला है वो काम ठीक से कर रहा है कि नहीं, इसकी जिम्मेदारी उसके अधिकारी को होनी चाहिए और वो जवाबदेही के तौर पे नियुक्त होना चाहिए, यानी जवाबदेही होनी चाहिए। भाग लेना और जिम्मेदारी, भाग लेना और जिम्मेदारी, ये 4 चीजें होती हैं गुड गवर्नेंस में। पारदर्शिता, जवाबदेही, भाग लेना और जिम्मेदारी।
और एक तीसरी बात जिसके लिए आवश्यकता पड़ी वो है सहभागिता मूलक लोकतंत्र। सहभागिता मूलक लोकतंत्र। सहभागिता मूलक लोकतंत्र का मतलब होता है जिसमें सभी लोग भाग लें, ऐसा लोकतंत्र। भारत में लोकतंत्र, भारत एक लोकतांत्रिक देश है ना, यहाँ शासन में सभी लोग भाग लेते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो सहभागिता मूलक लोकतंत्र में यहाँ का जो शासन है, उस शासन की असली जो राजा कह सकते हैं वो कौन है? जनता। जनता मालिक है। यानी लोकतंत्र में जो मालिक होता है वो राष्ट्रपति नहीं होता, वो प्रधानमंत्री नहीं होता, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, संसद नहीं होती। लोकतांत्रिक देश में जो मेन राजा कह सकते हैं या मालिक कह सकते हैं सबसे बड़ा, वो होती है जनता। और जनता चूंकि मालिक है, इसलिए उस मालिक ने जितने कर्मचारी रखे हैं, जितने अधिकारी रखे हैं, जितने सेवक रखे हैं, जैसे राष्ट्रपति जनता का एक सेवक है, प्रधानमंत्री जनता का एक सेवक है, डीएम जनता का एक सेवक है, वीडीओ जनता का एक सेवक है। सारे लोक प्राधिकारी, सारे जो नियुक्त हुए हैं या जो सिलेक्ट हुए हैं, सभी लोग जनता के एक तरह से सेवक हैं। और सेवक क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, इसकी जानकारी जनता को होनी चाहिए। जैसे आप मालिक हैं, आप किसी को नौकरी पर रख दिए हैं, तो आपको जानने का तो अधिकार है ना कि हमारा नौकर क्या कर रहा है, जो पैसा उसको दिए वो सही से खर्च किया कि नहीं, कितना खर्च किया, कहाँ खर्च किया, इसका तो हिसाब किताब को रखना ही चाहिए, जिम्मेदारी है। तो सहभागिता मूलक लोकतंत्र में जनता ही होती है मालिक, और मालिक को ही अगर जानने का अधिकार न हो तो फिर कैसा लोकतंत्र है ना। इस आधार को भी बनाया गया कि नहीं, सहभागिता मूलक लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और मालिक को जानने का अधिकार है, इसलिए भी आरटीआई की आवश्यकता भारत में है। अब देखिए थोड़ा सा, अब हम समझते हैं कि आरटीआई का संक्षिप्त इतिहास विश्व स्तर पर, यानी भारत से पहले बताया ना कि बहुत जगह शुरू हो चुका था, इन्हीं सब उद्देश्य से शुरू हुआ था। जो भारत का उद्देश्य है कि आरटीआई को क्यों शुरू किया जाए, लगभग यही उद्देश्य हर देश का होता है। तो संक्षिप्त इतिहास विश्व स्तर पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1766 में स्वीडन में शुरुआत हुई थी। हालांकि जैसा आज भारत में है सूचना का अधिकार, ऐसा नहीं था वहां पे, लेकिन हाँ शुरुआत तो हो ही चुकी थी, क्योंकि वहां पे प्रेस को जानने का अधिकार था, यानी फ्रीडम ऑफ द प्रेस एक्ट, ऐसा वहां पे एक कानून था, एक्ट था। यानी कि वहां के जो प्रेस हैं, प्रेस का मतलब न्यूज़पेपर, मीडिया, इनको वहां के बारे में जानने का अधिकार था। जैसे भारत में शुरू में क्या था, जब सूचना का अधिकार 2005 में नहीं लागू हुआ था, तो यहाँ पर केवल विधायक को, सांसद को जानने का अधिकार था कि हमारे देश में क्या हो रहा है, कि कहाँ कौन सा पैसा खर्च हो रहा है, केवल उन्हीं को, आम नागरिक को जानने का अधिकार नहीं था। स्वीडन में सोचिए, भारत तो अभी आज़ाद भी नहीं हुआ है, भारत तो आज़ाद हुआ था 1947 में, यानी उसके बहुत पहले ही स्वीडन में वहाँ के मीडिया को, प्रेस को आज़ादी मिल गई थी, अधिकार मिल गया था वहाँ के शासन के बारे में सब कुछ जानने का। तो जब मीडिया जान गई है ना, अखबार जान गए, तो वो क्या करेंगे, छापेंगे और उसके माध्यम से जनता जानेगी। तो इस तरह से इनडायरेक्ट रूप में स्वीडन में आरटीआई थी, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एक्ट के माध्यम से। फिर उसके बाद 1946 में यूएन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ आप जानते हैं, उसकी स्थापना हुई थी। तो 1946 में इसकी आम सभा में एक सहमति बनी और कहा गया कि आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार लोगों का मौलिक अधिकार होना चाहिए और लोगों को वो सब कुछ जानने का अधिकार होना चाहिए जिसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। तो यहाँ पे मतलब एक तरह से घोषणा हुई कि ऐसा पूरे देश में होना चाहिए, पूरे विश्व में होना चाहिए, एक इंस्ट्रक्शन एक तरह से दिया गया यहाँ पे। 1951 में फिनलैंड में इसकी शुरुआत हो गई। ये सारे यूरोपीय देश हैं, स्वीडन, फिनलैंड और यूएन तो एक संस्था ही है। 1967 में अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई। अमेरिका वाले का नाम था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, ऐसा यानी कि सूचना की आज़ादी का एक तरह से एक्ट था। यानी वहाँ पे कुल मिला के सूचना का अधिकार था। 1967 में ही लागू हुआ। फ्रांस में 1978 में लागू हो गया और 1982 में कनाडा और न्यूजीलैंड में भी लागू हो गया। तो चूंकि इतने देशों में पहले से सूचना का अधिकार किसी न किसी रूप में चालू था, इसीलिए भारत पर भी दबाव था कि वो भी आरटीआई लाए।
भारत की अगर बात करें तो 2002 में और 2005 में, क्योंकि एक एक्ट अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी बनाया था, लगभग वो भी लोकसभा से, राज्यसभा से, राष्ट्रपति सब पास कर दिए थे। हालांकि वो इम्प्लीमेंट में नहीं आया, लेकिन शुरुआत हो गई थी। लेकिन असली शुरुआत आरटीआई की जो विधिवत ड्राफ्ट बना जो आज है वो 2005 का था, यूपीए की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार, 12 अक्टूबर 2005 से। तो भारत में इसका क्या इतिहास है, इसका भी संक्षिप्त इतिहास जान लें, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि आरटीआई क्या है, इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए, भारत में इतिहास इसका ऐसा है कि हम पहले देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस पर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार ये कहा है कि भारत में आरटीआई होनी चाहिए। तो ये 4 प्रसंग हैं, ये चारों मैटर हैं जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे। तो इंडिया एक्सप्रेस वर्सेस भारत संघ, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में आपको बताएंगे। फिर इसके अलावा भारत में जो जन आंदोलन हुए उनके बारे में, फिर उसके बाद भारत में देखो 2005 के पहले, भारत में 2005 में आरटीआई लागू हुआ, उसके पहले ही भारत में 9 राज्यों में आरटीआई चालू हो गया था, सूचना का अधिकार चालू हो गया था। तो देखो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये देखिए, भारत में जो भारत का संविधान है, जो अपना संविधान है, उसमें एक आर्टिकल है अनुच्छेद 19, ये एक मौलिक अधिकार है। और अभी हम बताया कि ये केवल भारतीयों को दिया गया है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 आर्टिकल का प्रयोग केवल भारतीयों के लिए होता है। उसमें अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 में कई पार्ट हैं, तो अनुच्छेद 19 का एक भाग और उसका ए है। अनुच्छेद 19 का एक और ए, यानी एक में ए बी सी डी इस तरह से है। तो अनुच्छेद 19 एक ए में लिखा गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति। इसी के तहत प्रेस को भी स्वतंत्रता दी गई है, यानी जो आप देखते हैं कि अखबार कुछ भी छाप सकते हैं, है ना, अब कुछ अपवाद छोड़ करके, तो वो इसी अधिकार का प्रयोग करते हैं। तो वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार का मतलब होता है कि हर भारतीय को कुछ कहने का अधिकार है, कुछ अपने हृदय के उद्गारों को व्यक्त करने का अधिकार है, यानी कह सकते हैं बोलने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 एक ए के तहत है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बोलने का तो अधिकार है, लेकिन बोलेगा कौन? जो व्यक्ति ज्ञानी होगा, जो जानकार होगा, वही तो कुछ बोलेगा, वही तो कुछ अपने विचारों को व्यक्त करेगा। उदाहरण के लिए कोई भी मामला है भारत में, जैसे ट्रिपल तलाक है, सीएए का मामला है, अनुच्छेद 370 का मामला है, बाबरी मस्जिद का मामला है, समलैंगिकता का मामला है, बच्चों की शिक्षा का मामला है, आरक्षण का मामला है, कुछ भी जो मामला है उस पर कौन बोलेगा, कौन अपनी राय देगा? जो इन सब पर अच्छे से जानता होगा, यानी पढ़ा लिखा होगा, वही तो। एक आम आदमी क्या अपनी राय देगा? कुछ भी नहीं। तो बोलने का अधिकार तो है, संविधान ने दिया है, लेकिन हम बोलेंगे तभी जब हम कुछ जानेंगे, जब हमें कुछ ज्ञात होगा, तब हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, संसद में क्या हो रहा है। जब हम जानेंगे तब हम मनन करेंगे और तब हम अपनी कुछ राय देंगे। तो आम नागरिकों को जो संविधान ने अधिकार दिया था, मौलिक अधिकार, बोलने का, अभिव्यक्ति का अधिकार, उसका वास्तविक प्रयोग वो तभी कर पाएंगे जब उनको जानने का अधिकार होगा। अतः सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19 एक में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही छिपा है कि व्यक्ति को जानने का अधिकार हो। ठीक है, तो इसको भी आधार बनाया गया आरटीआई के लिए। और ये 4 मामले हैं, हालांकि बहुत मामले हैं, 4 मामले यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इंडिया एक्सप्रेस वर्सेस भारत संघ 1985 का मामला है। जिस समय इमरजेंसी लगी हुई थी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, तो सारे अखबार सब उनके मतलब कब्जे में थे, एक तरह से जैसा वो चाहती थी वैसा ही छपता था। एक अखबार था इंडिया एक्सप्रेस, वो उनके विरोध में छापता था एक तरह से। तो इस पर केस हुआ था। तो इस मामले पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत में सूचना का अधिकार होना चाहिए। एक एसपी गुप्ता वर्सेस भारत संघ 1982 का मामला था। तो ये पहला जजों की नियुक्ति का मामला था। तो जजों की नियुक्ति कैसे होगी, इस पर एक मामला उठा था 1982 में, ये केस है। आप नेट पर डालेंगे एसपी गुप्ता वर्सेस भारत संघ, पूरा डिटेल में आ जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा। राजनारायण वर्सेस यूपी 1976, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। राजनारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस कर दिए थे।
रायबरेली से ये चुनाव भी लड़े थे इंदिरा गांधी के खिलाफ। तो 1971 का जो लोकसभा का चुनाव था, इंदिरा गांधी ने इनको हरा दिया था। उसके काफ़ी साल बाद 1976 में 4-5 साल के बाद इन्होंने केस किया था कि ये चुनाव सही से नहीं हुआ था, मतलब धांधली हुई थी इस पर। तो इस पर कोर्ट ने सुना और इंदिरा गांधी के खिलाफ निर्णय दिया और इंदिरा गांधी को 6 साल की सजा सुनाई, मतलब 6 साल तक अब चुनाव नहीं लड़ सकती, तो राजनारायण की वजह से। हालांकि फिर उसके बाद ही तुरंत जो है इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया था अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए, और 21 महीने तक इमरजेंसी लगी थी। तो राजनारायण के ही वजह से एक तरह से भारत में इमरजेंसी लगी थी। तो इस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने एक कहा कि मतलब आरटीआई होना चाहिए, सूचना का अधिकार होना चाहिए इसके माध्यम से। एक है हमदर्द दवाखाना वर्षीय भारत संघ 1960। इसमें ये हुआ कि मतलब जो दवा कंपनियां हैं, क्या वो सब कुछ कह करके बेच सकती हैं? मतलब जो दवा जिस काम के लिए नहीं है, क्या उसको भी बता सकती हैं? मतलब झूठा प्रचार कर सकती हैं क्या? जो दवा जिसके लिए है और जितना कारगर है, केवल उतनी ही बात बताई जाए, एक्स्ट्रा बात क्यों बताई जा रही है? तो ये भी मामला उठा था 1960 में। तो ये सारे प्रसंग और ये अनुच्छेद 19(1) को आधार बना करके भी आगे क्रांति हुई एक तरह से, मतलब आंदोलन हुए कि भारत में सूचना का अधिकार होना चाहिए। अब इसके अलावा एक जो जन आंदोलन है, जन आंदोलन राजस्थान में एक तरह से शुरू हुआ। सबसे ज़्यादा राजस्थान में जन आंदोलन हुआ था और ये 1987 में ही शुरू हो गया था जन आंदोलन। एक महिला है अरुणा राय, IAS अधिकारी थी अरुणा राय। इनका जन्म 1960-65 के आसपास दक्षिण भारत में हुआ था। बड़े अच्छे घर की थी, इनके पिताजी और मतलब अच्छी फैमिली बैकग्राउंड थी, सब लोग सिविल सेवक ही हुआ करते थे पहले। तो अरुणा राय जो है एक IAS अधिकारी थी। 6-7 साल तक इन्होंने नौकरी किया। उसके बाद मतलब इनको नौकरी के ही दौरान, जब लोग IAS बनते हैं तो उनको एक तरह से भारत भ्रमण कराया जाता है ट्रेनिंग के ही दौरान। फिर उसके बाद उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, कहीं भी उनकी सेवा के लिए बुलाया जा सकता है, कहा जा सकता है। तो ये पहली बार अपनी नौकरी के दरमियान इन्होंने देखा भारतीय गाँवों को। जब इन्होंने गाँव की दुर्दशा देखी तो इनको ये लगा कि इनकी दुर्दशा का जो मूल कारण है वो है अज्ञानता। यानी चूंकि ये कुछ भी नहीं जानते, इसलिए इनको बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। भारत सरकार की जो भी योजनाएं आ रही हैं वो इन तक इसलिए नहीं पहुंच पा रही हैं क्योंकि इनको कुछ भी पता नहीं है। अगर इनको पता होगा तो ये विरोध करेंगे, और विरोध करेंगे तो फिर चीज़ों में सुधार होगा। तो इन्होंने क्या किया, अरुणा राय को लगा कि हम सेवा में रहते हुए ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे हाथ पांव एक तरह से बंधे हुए हैं। हालांकि कुछ IAS अधिकारी सेवा में रहते हुए बहुत काम किए हैं, लेकिन इनको लगा कि हम सेवा में रहते हुए शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने रिजाइन दे दिया। और इनके साथ एक व्यक्ति और थे, निखिल नाम के, निखिल डे। तो निखिल डे के नाम से इन्होंने किसान मजदूर संघ इस तरह से कोई एक संगठन बनाया राजस्थान में, और उन संगठन के माध्यम से आंदोलन शुरू कर दिया। गांव-गांव जाकर लोगों को बताने लगी, है ना, कि आपके साथ ऐसा होता है, आपके ये अधिकार हैं, आप मांग करिए सरकार से, आपको जानने का अधिकार हो। तो सूचना का अधिकार भारत में लाने के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रयास किया एक तरह से अरुणा राय, निखिल डे, इनको सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है। तो राजस्थान में आंदोलन बहुत तेज़ी से हुआ। भैरव सिंह शेखावत वहाँ के मुख्यमंत्री थे, पूरी सरकार हिल गई थी एक तरह से वहाँ पे। और वहाँ इस तरह से हुआ कि वहाँ के जो वीडियो थे, देखिए भारत में डेवलपमेंट का अलग कार्यक्रम होता है, प्रशासन का अलग कार्यक्रम होता है। तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें सबसे निचला स्तर ग्राम है, बीच वाला वो है क्षेत्र पंचायत है। तो ग्राम और क्षेत्र पंचायत, और सबसे ऊपर होता है जिला पंचायत। आप जानते ही हैं, हमने इस पर वीडियो भी बनाया है। अगर आपको विस्तार से देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो जिला स्तर पर जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको DDO बोला जाता है। DDO डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, सबसे बड़ा होता है जिले का। फिर क्षेत्र पंचायत में आएंगे तो BDO होता है, BDO, और गांव में आएंगे तो VDO होता है। यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ये विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर क्या करता है, प्रधान के साथ मिलकर के काम करता है। BDO ब्लॉक प्रमुख के साथ मिलकर काम करता है, और DDO जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ मिलकर के काम करता है। तो नेहरू जी का, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उनका सपना था कि जो डेवलपमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो वो BDO पर हो।
वीडियो जो होता है वो जिला और गांव के बीच की एक कड़ी माना जा सकता है। अगर वो ईमानदारी से काम करे तो सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा काम हो सकता है, विकास हो सकता है। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो वीडियो को दी जाए डेवलपमेंट के क्षेत्र में। तो इन लोगों ने क्या काम किया कि वीडियो का ही दफ्तर घेर लिया और वीडियो से ही सूचना मांगने लगे। ये मतलब इस आंदोलन के हजारों लाखों लोग कि बताइए हमारे क्षेत्र में जो जो आप काम बता रहे हैं, बताइए काम क्या हुआ, सड़कें नहीं बनी हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, किसको कितनी मदद दी गई है, सब बताइए। तो जब हजारों लोग, लाखों लोगों की संख्या में एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो क्या होगा, इनको बताना पड़ा। और जब ये इन्होंने बताया तो जो बताया वो लाभार्थी को उतना मिला नहीं था। भाई जिसको बताया कि इनका घर बना दिया गया है ना, इस गांव की सड़क बना दी गई है, तो लोग खड़े हो गए कि नहीं हमारा घर नहीं बना है, सड़क नहीं बनी है। तो ऐसे ही बहुत जगह ये हुआ, तो सरकार के हाथ पांव फूल गए। और जिस समय यहां पे आंदोलन हो रहा था, उसी समय आंदोलन के ही दरमियान भारत का पहला राज्य तमिलनाडु है, वहां पे आरटीआई लागू कर दिया गया, सूचना का अधिकार। हालांकि भारत के संविधान में जो 3 अनुसूचियां हैं, एक सूची कौन कौन सी है, 3 सूची है। एक है केंद्र सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां हैं। तो राज्य सूची का कौन कौन से विषय है, यानी राज्य किस किस विषय पर कानून बना सकता है, यहां पे लिखा गया है। केंद्र किस पर कानून बना सकता है, यहां पे पूरा लिखा हुआ है, पूरी लिस्ट दी गई है। और समवर्ती सूची ऐसा विषय है जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, तो समवर्ती सूची पर उसकी भी लिस्ट दी गई है। लेकिन ये जो सूचना का अधिकार है, ये तो किसी में लिखा नहीं गया था। तो जब किसी में लिखा नहीं गया था तो ये भी मामला था कि ये किसका, मतलब कौन इस पर नियम बनाए, केंद्र बनाए कि राज्य बनाए कि दोनों बनाए। तो एक बात और है कि जो चीजें न लिखी हों संविधान में, वो अवशिष्ट के रूप में मानी जाती हैं और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को दी गई हैं। यानी जिसके बारे में कुछ भी न लिखा हो, जो पहली बार जो चीज आ जाए उस पर ज्यादा अधिकार केंद्र का होता है, केंद्र को वरीयता दी जाती है। तो आरटीआई को बनाने का जो जिम्मा है वो एक तरह से केंद्र का था, लेकिन आपसी रजामंदी से केंद्र में आरटीआई लागू होने के पहले ही भारत के 9 राज्यों में लागू हो गया था और पहला राज्य था तमिलनाडु। तो इन राज्यों की थोड़ा सा हम लिस्ट भी देख लें। तो देखो ये 9 राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन राज्य तो है ही एक तरह से। तो तमिलनाडु में 1997 में आरटीआई लागू हो गया और जिस समय आंदोलन राजस्थान में चल रहा था तो उसी समय यहाँ पे लागू हो गया था। 1997 में ही गोवा में भी लागू हो गया था 3-4 महीने के बाद, और फिर सन 2000 में कर्नाटक में भी इसको लागू कर दिया गया। 2001 में राजस्थान में लागू हुआ और 2001 में ही दिल्ली में भी लागू हुआ, मतलब राजस्थान के बाद। 2002 में असम और महाराष्ट्र दोनों में लागू हुआ। 2003 में जम्मू कश्मीर में और 2003 में मध्य प्रदेश में और 2004 में जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, समझ लीजिए कि भारत में सूचना के अधिकार के लिए सबसे ज्यादा जन आंदोलन कहाँ हुआ, राजस्थान में, अरुणा राय और निखिल डे की देखरेख में। तो सबसे ज्यादा जन आंदोलन वाला राज्य राजस्थान। सबसे पहले आरटीआई लागू हुआ तमिलनाडु में। सबसे पहले आरटीआई के लिए आंदोलन हुआ, सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन हुआ कर्नाटक में। मध्य प्रदेश में सबसे पहले लागू हो जाता, लेकिन यहाँ की जो सरकार ने जो है वो जब आरटीआई का बिल बनाया तो वो राज्यपाल को न भेज करके राष्ट्रपति को भेज दिया था और राष्ट्रपति बहुत दिनों तक उसको रखे रह गया, इसलिए बहुत ज़्यादा समय लग गया। अन्यथा 1997 के पहले ही 1996 में ही यहाँ आरटीआई लागू हो गया होता, क्योंकि 1996 में ही ये लोग बिल बना चुके थे आरटीआई के लिए जिस समय आंदोलन हो रहा था, क्योंकि लग गया था कि ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जेन्युइन आंदोलन है ना, वास्तविक मुद्दों पर आधारित आंदोलन है, इसलिए ये काम होगा ही। तो 9 राज्यों में आरटीआई लागू हो गया था। अब हम बात करते हैं कि केंद्र में आरटीआई का विकास किस प्रकार से हुआ। केंद्र में देखिए, केंद्र की अगर बात करें तो 1989 में भारत के एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये प्रधानमंत्री बनते ही पहले घोषणा किए कि हम भारत में आरटीआई लाएंगे जल्द ही। ये घोषणा किए थे, लेकिन इनकी सरकार जल्दी ही गिर गई। 1996 में
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के एक अध्यक्ष थे पीवी सावंत। वो अपने से ही बिना किसी के कहे ही एक आरटीआई का ड्राफ्ट तैयार किया। मतलब अपने से ही उन्होंने आरटीआई का ड्राफ्ट बनाया और सरकार को पेश किया कि भारत में सूचना का जो अधिकार कानून है वो इस प्रकार से होना चाहिए। किसी ने कहा नहीं था इनको, पीवी सावंत को इन्होंने आरटीआई का ड्राफ्ट लिखा था। हालांकि वो आरटीआई लागू नहीं है, जो आरटीआई लागू है वो दूसरी आरटीआई है, लेकिन इन्होंने ड्राफ्ट लिखा इसका। 1997 में ही सीएम सम्मेलन हुआ दिल्ली में और इसकी अध्यक्षता किया पीएम ने, यानी प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष थे। और भारत के जितने भी राज्य हैं लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पे इकट्ठे हुए और ये कहा गया कि भारत में सूचना का अधिकार कानून होना चाहिए। और उस समय तक सूचना का अधिकार कानून कहीं नहीं था, एक तरह से तमिलनाडु में वैसे उसी समय लागू हुआ। तो इसमें एक व्यक्ति थे एच डी सॉरी, इनको आरटीआई का ड्राफ्ट बनाने के लिए कहा गया। मतलब सीएम सम्मेलन हुआ तो सभी लोगों की रजामंदी से कहा गया कि एच डी सॉरी को सूचना का अधिकार का ड्राफ्ट तैयार करना है। पीवी सावंत का जो ड्राफ्ट बना था वो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल नाम से था, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल। उसको नहीं स्वीकार किया गया था। उसके अगले ही साल सीएम सम्मेलन में एच डी सॉरी को ड्राफ्ट आरटीआई का लिखने के लिए नियुक्त किया गया और इन्होंने ड्राफ्ट लिखा भी, लेकिन वो लागू नहीं हो सका। सरकार बदलती रही, उस समय सरकार बहुत बदलती थी। अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार, फिर 13 महीने की सरकार, फिर 1998 से 2004 तक एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो 2002 में बड़े दबाव में आकर के एक आरटीआई का जो मतलब ड्राफ्ट तैयार करवाया और उसको लोकसभा में भी पास करवा लिया, राज्यसभा में भी पास करवा लिया और राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। लेकिन कोई भी एक्ट लागू होने के लिए उसके रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, किस तरह से काम करेगा। तो रूल्स और रेगुलेशन ही नहीं बन पाया था, यानी वो कभी लागू ही नहीं हो सका। सरकार कुल मिला के चाहती भी नहीं थी कि वो लागू हो, क्योंकि देखो आरटीआई जब लागू हो जाएगा तो सरकारों पर दबाव बढ़ जाएगा, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, काम बढ़ जाएगा और सरकार अपनी शक्ति को कमजोर नहीं करना चाहती। इसीलिए हर सरकारें ढोलमुल रवैया अपनाती रही। लेकिन 2004 तक आते आते चूंकि ये जन आंदोलन तेज होते चले गए और 9 राज्यों में लागू भी हो चुका था 2004 तक, जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया था। और फिर सरकार बदल गई और सरकार आई यूपीए की और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। तो इन्होंने तुरंत घोषणा किया कि हम आरटीआई नए सिरे से इसका पूरा रूपरेखा तैयार करवा के आरटीआई बनवाएंगे। और 2004 में ही फिर लोकसभा से पास करवा लिया आरटीआई को, राज्यसभा से पास करवा लिया, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई और रूल्स रेगुलेशन भी बन गए। और 12 अक्टूबर 2005 से पूरे भारत में आरटीआई लागू हो गई, सिवाय जम्मू कश्मीर को। उस समय जम्मू कश्मीर आप जानते हैं, है ना, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। तो जम्मू कश्मीर में एक सूचना का अधिकार वहाँ का पर्सनल यानी कि राज्य के हिसाब से था भी, तो कोई बहुत ज़्यादा जरूरत भी नहीं थी। तो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके शेष पूरे भारत में इसे लागू कर दिया गया 12 अक्टूबर 2005 को। तो ये रहा आरटीआई का इतिहास। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि आरटीआई क्या है, आरटीआई की आवश्यकता क्यों पड़ी और भारत में आरटीआई के विकास के क्रम में क्या क्या घटनाएं हुई। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे आरटीआई की विशेषता कि आरटीआई में 6 अध्याय हैं, है ना, 31 सेक्शन हैं, 2 अनुसूचियां हैं। 31 सेक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। पहले सेक्शन में क्या लिखा है, दूसरे में क्या लिखा है, तीसरे में क्या लिखा है, तो पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। एक एक बात, मतलब जो आप हमसे प्रश्न पूछते थे ना कि उत्तर नहीं आएगा 30 दिन में तो क्या करेंगे, कितना पैसा लगता है, कहाँ भेजें, कैसे लिखें, ये सब कुछ हम आपको इतना विस्तार से बता देंगे कि आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। तो जैसे आज इस वीडियो को आपने देखा है, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, जरूर देखिएगा। अपने दोस्तों के पास इस लिंक को भेजिएगा, क्योंकि जितना ही ज़्यादा लोग देखेंगे, जागरूक होंगे, उतना ही समाज के लिए, देश के लिए ठीक रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।